आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि पानी में इस तरह रखी हुई पेंसिल हमें तिरछी दिखाई देती है, बट पेंसिल तो सीधी ही होती है, पेंसिल तो तिरछी नहीं होती है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि ये जो हमें पेंसिल है वो हमें ऐसे बेंडेड या फिर ऐसे तिरछी दिखाई दे रही है। तो साइंस में इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब लाइट का मुड़ जाना जब वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। मीडियम मतलब जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया, ग्लास हो गया। तो एयर से जब लाइट वाटर में जा रही है या फिर वाटर से वापस एयर में आ रही है या फिर एयर से किसी सॉलिड में जैसे कि एयर टू ग्लास में जा रही है तो लाइट मुड़ जाती है। ये ग्लास लैब का फिगर आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह हर बुक में रिफ्रैक्शन में ऐसे ये बना होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लाइट बेंड कर जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? ऐसा क्यों होता है कि लाइट यही पाथ लेती है? लाइट के पास तो बहुत से पाथ, तो स्ट्रेट जा सकती थी, वो किसी और तरीके से जा सकती थी, बट वो बेंड क्यों हुई और इसने पर्टिकुलरली ऐसा ही पाथ क्यों लिया? तो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एनकाउंटर्स अनदर मीडियम। अगर एयर की बात करें तो एयर में मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स जो होते हैं वो उनके बीच में स्पेस होती है, उनके बीच में डिस्टेंस होता है, तो वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे लाइट को कम रेजिस्टेंस ऑफर होता है। बट अगर वही बात करें किसी फ्लूइड की, अगर वाटर की बात करें, तो वहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। तो एज कंपेरिजन विद एयर, एज़ कम्पेयर टू एयर, यहाँ पे जो लाइट को रेजिस्टेंस हो रहा है, ऑफर हो रहा है, वो ज़्यादा होगा। एंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ वो सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट जो हाईएस्ट होती है वो तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम की सबसे हाईएस्ट होती ही है, कांस्टेंट होती है। बट अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो एयर की स्पीड ऑफ लाइट एयर में इन कंपेयर टू फ्लूइड और सॉलिड हाईएस्ट होती है। तो बेसिकली स्पीड जो है लाइट की वो चेंज होती है और इस स्पीड में चेंज आने की वजह से लाइट बेंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो डिफरेंट वेव फ्रंट से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे जो आज जितनी आप लाइन देख रहे हो, ये जो पर्टिकुलर एक लाइन है वो डिफरेंट वेव फ्रंट्स का सोर्स है। अगर ये एक एक्सटेंडेड लाइन ना होती तो ये एक साथ इसका ए और बी दोनों पार्ट की स्पीड स्लो या तेज होती, बट क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है तो इसका ए पार्ट की स्पीड पहले स्लो डाउन हो गई इंटरफेस से टकराते ही, एंड बी अभी भी तेज है। तो इस वजह से भी इसको समझ सकते हैं कि लाइट बेंड हो गई है। इसको अगर आप इसको मार्चिंग सोल्जर्स की एनालॉजी समझाया जाता है। ऑप्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है नोन एज फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइट वो पाथ लेगी जिसमें कि टाइम ट्रैवल जो होगा लाइट का वो सबसे मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो आप एक पॉइंट पे हो और आपका कोई फ्रेंड है जो कि पानी में डूब रहा है इस पॉइंट बी पे। तो ए से बी पे आपको जाने के लिए आप ऑब्वियसली वो पाथ लोगे जिसमें सबसे कम टाइम लगे, आपको जल्दी पहुंचना है। तो फिर आप कौन सा पाथ लोगे? स्ट्रेट जाओगे या फिर बी पाथ लोगे या फिर सेकंड पाथ लोगे या थर्ड पाथ लोगे? आप कौन सा पाथ लोगे? तो अब इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ये वाला पाथ है जो कि सी पाथ, जो कि आपको सबसे कम टाइम में पॉइंट बी पर पहुंचा देगा। तो इसी तरह लाइट वो पाथ लेती है जिसमें कि सबसे मिनिमम टाइम लगे। दोनों मीडियम सेम होते हैं तो फिर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, बट यहाँ पे दोनों मीडियम अलग अलग है। पानी में स्पीड धीमी है एंड एयर में तेज है, इसलिए यहाँ पे वो पाथ सुटेबल होगा जिसमें पानी में उसको कुछ दूरी तय करनी पड़े एंड एयर में कुछ दूरी तय करनी पड़े, एंड पानी में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करे एंड एयर में ज़्यादा करे। ओवरऑल उसकी स्पीड जिससे कि ओवरऑल जो टाइम लग रहा है वो जिससे कि लीस्ट निकले। प्रिंसिपल भी है तो एक प्रिंसिपल की ऐसा एक लॉ है कि ऐसा ऐसा होगा, बट अगर हम लोग और डिटेल में जाना चाहें लॉ भी क्यों देखा गया है, नेचर में ऐसा ही क्यों होता है कि लाइट शॉर्टेस्ट पाथ लेती है, जिस पाथ में कम टाइम लगता है वही पाथ लाइट लेगी। तो फिर इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से देख सकते हैं और डीप में जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स इस लॉ को प्रूव करती है कि जो लाइट होगी वही पाथ लेगी जिसमें टाइम मैक्सिमम लगेगा। एक्सपेरिमेंटली भी ये लॉ प्रूव्ड है। जितने भी पाथ लाइट ले सकती थी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सारी पाथ लाइट द्वारा लेने के चांसेस हैं, बट हमने देखा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ होता है वही लाइट लेती है। एंड मैथमेटिक्स बताती है कि कौन सा पाथ सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल होगा एंड वो वही निकल के आता है जो शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ होता है। तो इसको तो क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स की हेल्प से हम लोग ये देख सकते हैं। अभी तक का जितना मैंने बताया वो सब क्लास 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स कि वो ऐसे समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। एंड अगर अब एडवांस लेवल पे बात करें कि फर्मेट प्रिंसिपल की बात नहीं करते हुए अगर हम एडवांस लेवल पे बात करें और इसी पर्टिकुलर चीज़ को समझने की, तो उसको मैक्सवेल इक्वेशन से समझा जा सकता है कि लाइट कैसे रिफ्रैक्ट कर रही है, लाइट क्यों बेंड हो रही है। मैक्सवेल इक्वेशन भी इसको प्रूव करती हैं। नाउ दिस विल बी एडवांस वर्जन, तो अगर 9, 10 के स्टूडेंट्स अब लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन से कैसे देख सकते हैं कि वी हैव 4 सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। del dot E is equal to rho by epsilon naught, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus del rho by del B by del T, and the last one is del cross B is equal to mu naught J plus mu naught D. We also know about the boundary conditions. Boundary condition हमें पता है E parallel is equal to E1 parallel is equal to E2 parallel,
एंड डी नॉर्मल इज इक्वल टू एंड डी वन नॉर्मल इज इक्वल टू डी टू नॉर्मल। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जो पैरेलल वाले होते हैं वो बाउंड्री के सरफेस पे सेम रहेंगे, एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होंगे। डिस्प्लेसमेंट में डी इज एंड डी का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन ई। तो हमें सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा ln1 e1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 e2। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे क्योंकि हमारा जो परमिटिविटी है उसमें चेंज है। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट मिलेंगे एंड पैरेलल कंपोनेंट्स हमें सेम मिलेंगे और परपेंडिकुलर वाले अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो, अगर हम लोग एक इंटरफेस की बात करें, एयर और वाटर के इंटरफेस की बात करें, या फिर एयर ग्लास इंटरफेस की बात करें, एयर वाटर इंटरफेस की अगर बात करें हम लोग यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो डिफरेंट होगा, जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस फिगर में, तो यहाँ पे जो अगर वाटर के जो इंटरफेस है उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा और जो बाहर है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसके नीचे जो इंटरफेस में है, इंटरफेस के नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों में डिफरेंस है। और इसका अगर रिजल्टेंट बनाए तो हमारी लाइट कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से भी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जो लाइट रेडिएशन है वो बेंड हो जाएगी।